क्या आपको पता है कि भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह कभी धरती का सबसे बड़ा नर्क हुआ करता था, जहां इंसानों को जानवरों से भी बदतर तरीके से रखा जाता था, जहां रोज सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते थे, और जहां आज भी कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज मैं आपको ले जा रहा हूं उस काले इतिहास में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। सन 1857 की बात है, जब पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ पहली स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा था। अंग्रेज सरकार परेशान थी कि इन क्रांतिकारियों का करें क्या, कहां रखें इन्हें कि ये फिर से बगावत न कर सकें। और तब उनके दिमाग में आया एक शैतानी प्लान, एक ऐसी जगह जो इतनी दूर हो कि वहां से भागना नामुमकिन हो, एक ऐसी जगह जहां समुद्र की लहरें ही जेल की दीवारें बन जाएं। और इसी सोच के साथ अंग्रेजों ने चुना अंडमान द्वीप समूह को, जो मुख्य भूमि से 1200 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच स्थित है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों, असली खौफनाक कहानी तो अभी शुरू होनी बाकी है। सन 1896 में अंग्रेजों ने एक ऐसी इमारत बनाने का फैसला किया जो भारतीय इतिहास की सबसे क्रूर और भयानक जगह बन जाएगी। इस जेल का नाम था सेल्यूलर जेल, लेकिन लोग इसे एक और नाम से जानते थे, काला पानी। और यह नाम इतना डरावना था कि सिर्फ इसका जिक्र सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस जेल में ऐसा क्या था, तो सुनिए। इस जेल को बनाने में पूरे 10 साल लगे। 1906 में जब यह पूरी तरह तैयार हुई तो इसकी बनावट देखकर ही समझ आ जाता था कि यह किसी साधारण जेल से बिल्कुल अलग है। 7 मंजिल ऊंची ये इमारत एक तारे के आकार में बनी थी, जिसमें 7 विंग्स थीं और हर विंग में 696 कोठरियां थीं। हां, आपने सही सुना, 696 अलग अलग एकांत कोठरियां। हर कोठरी की साइज थी सिर्फ 4.5 मीटर गुणा 2.7 मीटर, यानी इतनी छोटी कि आप ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते थे। लेकिन असली सजा तो इसकी बनावट में छुपी थी। हर कोठरी में एक छोटी सी खिड़की थी जो बाहर की तरफ खुलती थी, लेकिन कोठरियों के बीच की दीवारें इतनी मोटी थीं कि बगल की कोठरी में बंद कैदी की आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। सोचिए, महीनों सालों तक अकेले रहना, किसी से बात नहीं कर पाना, किसी इंसान की आवाज तक नहीं सुन पाना, यह मानसिक यातना की पराकाष्ठा थी। कई कैदी तो सिर्फ इस सन्नाटे की वजह से पागल हो गए। वो चीखते थे, दीवारों से सिर पटकते थे, खुद को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और अब आती है असली क्रूरता। सुबह 5 बजे कैदियों को उठा दिया जाता था, उन्हें कोल्हू में जोत दिया जाता था। हां, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैलों को जोता जाता है। घंटों तक उन्हें कोल्हू में तेल पेरना पड़ता था। उनके हाथों में छाले पड़ जाते, खून निकलने लगता, लेकिन काम नहीं रुकता था। अगर कोई थक जाता या रुक जाता तो उसे कोड़ों से मारा जाता था। और यह सब गर्मी में, जहां तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता था। खाने के नाम पर मिलता था बासी चावल और पानी जैसी दाल, जिसमें कीड़े तक होते थे। कई बार तो खाना इतना सड़ा हुआ होता था कि उसकी बदबू से ही उल्टी आ जाती थी। लेकिन भूख इतनी भयानक होती थी कि कैदियों को वो भी खाना पड़ता था। पीने का पानी भी सीमित मात्रा में मिलता था, और वो भी इतना गंदा कि आज हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन रुकिए, अभी तो मैंने आपको सबसे भयानक बात बताई ही नहीं है। जानते हैं सजा का सबसे क्रूर तरीका क्या था? फांसी के तख्ते के ऊपर एक कमरा था जहां कैदियों को लटकाकर कोड़े मारे जाते थे। कुछ कैदियों को स्टैंडिंग हैंडकफ्स में रखा जाता था, मतलब उन्हें इस तरह बांधा जाता था कि वो ना बैठ सकते थे ना लेट सकते थे, बस खड़े रहना पड़ता था दिनों दिन। कल्पना कीजिए, लगातार 48 से 72 घंटे खड़े रहना, पैरों में सूजन, पूरे शरीर में दर्द और कोई राहत नहीं। यहां के सबसे मशहूर कैदियों में थे वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ल और कई अन्य महान क्रांतिकारी।
वीर सावरकर को यहां 2 आजीवन कारावास की सजा मिली थी, यानी कुल 50 साल। 50 साल इस नर्क में वो अपनी कोठरी की दीवारों पर पत्थर से कविताएं लिखते थे, क्योंकि उन्हें कागज कलम तक की इजाजत नहीं थी। उन्होंने बाद में बताया कि कई बार उन्होंने सोचा कि आत्महत्या कर लें, लेकिन देश की आजादी का सपना उन्हें जिंदा रखता था। अब सवाल यह है कि क्या कोई यहां से भाग पाया? जवाब है, कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन सफल कोई नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप किसी तरह जेल से निकल भी जाएं तो चारों तरफ समुद्र था, और ये कोई साधारण समुद्र नहीं था दोस्तों। इसमें खूंखार मगरमच्छ और शार्क मछलियां थीं। जो कैदी तैरने की कोशिश करते, उन्हें या तो ये जीव खा जाते या फिर वो समुद्र की लहरों में डूब जाते। कहते हैं कि कुछ कैदी इतने हताश हो गए थे कि उन्होंने जानबूझकर समुद्र में छलांग लगा दी, क्योंकि उनके लिए मौत इस जिंदगी से बेहतर थी। और अगर आप सोच रहे हैं कि बस इतना ही था, तो रुकिए, अभी तो कहानी का सबसे डरावना हिस्सा बाकी है। मैं आपको अब बताने जा रहा हूं उस काले अध्याय के बारे में, जब अंडमान पर एक और क्रूर ताकत ने कब्जा कर लिया था। लेकिन उससे पहले, अगर आपको यह कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां लाते रहते हैं। तो अब चलते हैं साल 1942 में, जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। पूरी दुनिया में मारकाट मची हुई थी। एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान की धुरी शक्तियां थीं, तो दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और रूस की मित्र शक्तियां। भारत उस समय अंग्रेजों के कब्जे में था, इसलिए ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा था, और जापान, जो एशिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था, उसकी नजर अंडमान द्वीप समूह पर पड़ी। 23 मार्च 1942 की सुबह, जब अंडमान के लोग अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे थे, तभी अचानक आसमान में जापानी विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और शुरू हो गया बमबारी का दौर। अंग्रेज सैनिक बिल्कुल तैयार नहीं थे इस हमले के लिए। कुछ ही घंटों में जापानी सेना ने पूरे अंडमान पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज भाग गए, लेकिन पीछे रह गए हजारों मासूम भारतीय लोग, और उनकी किस्मत में लिखा था 3 साल का वो अंधेरा, जो शायद काला पानी से भी ज्यादा भयानक था। शुरुआत में कुछ भारतीयों ने सोचा कि शायद जापानी अंग्रेजों से बेहतर होंगे, आखिर वो भी तो एशियाई थे, और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज भी उनके साथ थी। लेकिन ये सोच बहुत जल्द गलत साबित हुई। जापानी सेना ने जो क्रूरता दिखाई, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। पहली बात तो ये कि जापानियों ने अंडमान का नाम ही बदल दिया। उन्होंने इसे नाम दिया शहीद द्वीप, और निकोबार को स्वराज द्वीप। सुनने में तो अच्छे नाम लगते हैं ना, लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी थी। सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को यहां तिरंगा झंडा फहराया था, लेकिन उनके जाने के बाद जापानी सेना ने जो किया वो अकल्पनीय था। जापानियों ने पूरे द्वीप पर सैन्य शासन लागू कर दिया। लोगों को जबरन काम पर लगाया जाने लगा। जंगलों को काटना, सड़कें बनाना, बंकर बनाना, और ये सब बिना किसी मजदूरी के। लोगों के घरों से खामा छीन लिया जाता था। चावल, दाल, तेल, सब कुछ जापानी सेना के लिए जब्त कर लिया गया। लोग भूखे मरने लगे। कई बार तो लोगों को जंगल से पत्ते और जड़ें खाकर गुजारा करना पड़ता था। लेकिन असली दहशत तो तब शुरू हुई जब जापानी सैनिकों ने शक करना शुरू किया कि कुछ भारतीय लोग मित्र राष्ट्रों के लिए जासूसी कर रहे हैं। और फिर शुरू हुआ वो खूनी खेल, जिसे याद करके आज भी अंडमान के बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जनवरी 1944 की बात है। पोर्ट ब्लेयर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, हम्फ्रेगंज। ये गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मछली पकड़ते थे, खेती करते थे और अपनी सामान्य जिंदगी जीते थे। लेकिन 30 जनवरी 1944 की वो सुबह इतनी काली थी कि उसने इस गांव को हमेशा के लिए इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों में दर्ज कर दिया। उस दिन जापानी सैनिक गांव में घुसे और बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी सबूत के उन्होंने गांव के 44 मासूम लोगों को पकड़ लिया।
इनमें बूढ़े थे, जवान थे और कुछ तो किशोर उम्र के बच्चे थे। इन लोगों का कसूर क्या था? कुछ नहीं, बस जापानी अफसरों को शक था कि गांव में कोई जासूस छुपा है। और फिर जो हुआ वो इंसानियत के माथे पर कलंक है। इन 44 लोगों को समुद्र के किनारे ले जाया गया। उन्हें एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। महिलाएं रो रही थीं, बच्चे गिड़गिड़ा रहे थे, बूढ़े हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन जापानी सैनिकों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। और फिर अचानक मशीन गन की आवाज गूंजी, तर 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 तर। कुछ ही सेकंड में 44 लाशें समुद्र के किनारे गिर गईं। खून से रेत लाल हो गईं, लहरें लाल हो गईं। लेकिन क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। जापानी सैनिकों ने उन लाशों को समुद्र में फेंक दिया। कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई दफनाना नहीं, बस लाशों को शार्क और मगरमच्छों के हवाले कर दिया गया। आज भी हम्फ्रेगंज में एक स्मारक है उन 44 शहीदों की याद में, लेकिन उनकी चीखें शायद आज भी उस समुद्र तट पर गूंजती हैं। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी। पूरे अंडमान निकोबार में ऐसे कई नरसंहार हुए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जापानी शासन के दौरान करीब 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। कुछ को गोली मार दी गई, कुछ को भूखा मार डाला गया और कुछ तो बीमारी और यातना से मर गए। जापानी सैनिकों की एक और भयानक रणनीति थी। वो स्थानीय लोगों को ह्यूमन शील्ड यानी इंसानी ढाल के रूप में इस्तेमाल करते थे। जब भी उन्हें लगता कि मित्र राष्ट्रों की सेना हमला कर सकती है, तो वो भारतीय लोगों को अपने बंकर के सामने खड़ा कर देते थे। सोचिए, एक तरफ आपके अपने देशवासी, दूसरी तरफ दुश्मन की गोलियां। कितनी बेबसी रही होगी उन लोगों की। पोर्ट ब्लेयर में एक जगह है जिसे आज भी जापानी बंकर कहते हैं। ये भूमिगत सुरंगें और कमरे जापानी सेना ने बनवाए थे। और किसने बनवाए? भारतीय लोगों को जबरन काम पर लगाकर। लोगों को दिन रात काम करना पड़ता था। खाना पानी की कमी, गर्मी, थकान, कुछ भी माफ नहीं था। अगर कोई काम करने से मना करता तो उसे बेरहमी से पीटा जाता था। कई मजदूर तो इन बंकरों को बनाते बनाते ही मर गए और उनकी लाशों को वहीं दीवारों में चुन दिया गया। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि उन बंकरों में रात को अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। जापानी महिलाओं के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करते थे। कई महिलाओं को जबरन कंफर्ट वुमेन बनाया गया। ये एक शर्मनाक प्रथा थी जिसमें महिलाओं को सैनिकों की हवस का शिकार बनाया जाता था। इस बारे में बहुत कम बात की जाती है, क्योंकि ये इतना दर्दनाक विषय है कि जो महिलाएं बचीं, उन्होंने कभी इसके बारे में खुलकर नहीं बताया। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार दर्जनों महिलाओं को इस नर्क से गुजरना पड़ा। खाने की किल्लत इतनी बढ़ गई थी कि लोग चूहे, सांप और कीड़े तक खाने लगे। बच्चे कुपोषण से मर रहे थे। बीमारियां फैल गई थीं, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड। लेकिन कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं। जापानी सेना के पास तो दवाएं थीं, लेकिन भारतीय लोगों को वो नहीं मिलती थीं। लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। और फिर आखिरकार आई वो खुशी की खबर। अगस्त 1945 में जब जापान ने आत्मसमर्पण किया तो ब्रिटिश सेना दोबारा अंडमान आई। 7 अक्टूबर 1945 को जापानी सेना ने औपचारिक रूप से अंडमान निकोबार को छोड़ा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हजारों लोग मर चुके थे, हजारों परिवार बर्बाद हो चुके थे। जो बचे थे वो शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुके थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। अंडमान निकोबार के रहस्य तो अभी और भी गहरे हैं, क्योंकि इस द्वीप समूह पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो शायद दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक लोग हैं। मैं बात कर रहा हूं उन आदिवासी कबीलों की जो आज भी 21वीं सदी में पाषाण युग की तरह जीते हैं। सेंटिनल आइलैंड, ये नाम सुना है आपने? ये एक छोटा सा द्वीप है अंडमान के पास, जो पूरी दुनिया से कटा हुआ है। यहां रहती है सेंटिनली जनजाति, और ये लोग इतने खतरनाक हैं कि भारत सरकार ने इस द्वीप के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी को भी जाने की मनाही कर दी है। हाँ, आपने सही सुना, अपने ही देश का एक हिस्सा जहां हम नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? क्या इतने खतरनाक है ये लोग? जवाब है हाँ, और इसके पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। सेंटिनली लोग दुनिया की सबसे अलग थलग जनजाति हैं।
माना जाता है कि ये लोग पिछले 60,000 सालों से इसी द्वीप पर रह रहे हैं और बाहरी दुनिया से इनका कभी संपर्क नहीं हुआ। न ये हमारी भाषा जानते हैं, न हमारी तकनीक, न हमारी सभ्यता। ये अभी भी तीर कमान से शिकार करते हैं, आग जलाते हैं और जंगली जानवरों का शिकार करके खाते हैं। और सबसे खास बात, ये बाहरी लोगों से नफरत करते हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति को देखते ही ये तीर चलाना शुरू कर देते हैं। 1896 में एक ब्रिटिश अफसर ने इस द्वीप पर जाने की कोशिश की थी। उसने कुछ सेंटिनली लोगों को पकड़कर पोर्ट ब्लेयर लाया, लेकिन वो लोग कुछ ही दिनों में बीमार होकर मर गए क्योंकि उनके शरीर में बाहरी बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं थी। इसके बाद से सेंटिनली लोगों ने तय कर लिया कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को अपने द्वीप पर नहीं आने देंगे। 1974 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर की टीम वहां गई। उन्होंने दूर से फिल्म बनाने की कोशिश की। सेंटिनली लोगों ने तीर चलाए। एक तीर डायरेक्टर की जांघ में लगा। टीम को तुरंत भागना पड़ा। 1991 में भारतीय एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय की टीम ने एक अलग तरीका आजमाया। वो लोग नारियल लेकर गए और समुद्र तट पर छोड़कर चले गए। धीरे धीरे सेंटिनली लोग थोड़े फ्रेंडली हुए। कुछ महीनों तक ये सिलसिला चला, लेकिन 1996 के बाद इन्होंने फिर से बाहरी लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। और फिर आया 2004 का भयानक सुनामी। जब पूरे अंडमान निकोबार में तबाही मची तो भारतीय नेवी ने सेंटिनल आइलैंड के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ाया, ये देखने के लिए कि वहां के लोग ठीक हैं या नहीं। और आप जानते हैं क्या हुआ? सेंटिनली लोगों ने हेलीकॉप्टर पर तीर चलाए। इसका मतलब था कि वो जिंदा हैं और अभी भी बाहरी दुनिया को नहीं चाहते। सबसे हाल की घटना 2018 में हुई, जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी। एक अमेरिकी युवक जॉन एलन चाओ, जो एक क्रिश्चियन मिशनरी था, उसने सेंटिनल आइलैंड पर जाने का फैसला किया। उसे लगा कि वो इन लोगों को क्रिश्चियनिटी सिखाएगा। उसने मछुआरों को पैसे देकर उन्हें द्वीप के पास छोड़ने को कहा। पहले दिन जब वो द्वीप के करीब गया तो सेंटिनली लोगों ने तीर चलाए। एक तीर उसकी बाइबल में लगा, जो उसने अपनी छाती पर रखी थी। वो बच गया और वापस लौट आया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। दूसरे दिन फिर से वो गया। इस बार सेंटिनली लोगों ने उसे मार डाला। मछुआरों ने दूर से देखा कि सेंटिनली लोग उसकी लाश को समुद्र तट पर घसीट रहे हैं। भारतीय सरकार ने उसकी लाश निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर फैसला लिया कि नहीं, क्योंकि इससे सेंटिनली लोगों पर हमला करना पड़ेगा और उनकी आबादी खतरे में पड़ सकती है। आज भी जॉन एलन चाओ की लाश उसी द्वीप पर कहीं दफन है। आज सेंटिनली लोगों की आबादी लगभग 50 से 400 के बीच मानी जाती है। सही संख्या कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई जा ही नहीं सकता। ये लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी भाषा क्या है, उनका धर्म क्या है, कुछ नहीं पता। वो शायद दुनिया के आखिरी लोग हैं जो आधुनिक सभ्यता से पूरी तरह अछूते हैं। लेकिन सेंटिनली ही अकेली रहस्यमयी जनजाति नहीं है दोस्तों। अंडमान में एक और कबीला है, जारावा जनजाति। ये लोग थोड़े कम आक्रामक हैं सेंटिनली से, लेकिन फिर भी बाहरी दुनिया से दूर ही रहना पसंद करते हैं। जारावा लोग लगभग 740 वर्ग किलोमीटर के जंगल में रहते हैं और इनकी आबादी सिर्फ 250 से 400 के बीच है। इनके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि जब पहली बार डीएनए टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये लोग अफ्रीकी मूल के हैं। हाँ, करीब 50,000 से 60,000 साल पहले जब इंसान अफ्रीका से बाहर निकले और दुनिया भर में फैले तो इनके पूर्वज अंडमान पहुंचे और तब से यहीं रह रहे हैं। ये एक जीता जागता इतिहास है। जारावा लोगों का सबसे खास गुण है उनकी शिकार करने की कला। ये लोग इतने माहिर हैं कि 50 मीटर दूर से तीर चलाकर चिड़िया को मार सकते हैं। ये समुद्र में तैरकर मछलियां पकड़ते हैं, शहद इकट्ठा करते हैं और जंगली सूअर का शिकार करते हैं। इनकी आंखें इतनी तेज हैं कि रात में भी ये जंगल में देख सकते हैं। 1998 तक जारावा लोग भी बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए थे, लेकिन उस साल एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। अंडमान ट्रंक रोड बना जो उनके जंगल के बीच से गुजरता था। अचानक जारावा लोगों का संपर्क बाहरी लोगों से होने लगा। शुरुआत में तो वो डरे, कुछ हमले भी हुए,
लेकिन धीरे धीरे कुछ जारावा लोग जिज्ञासु बनने लगे। 2000 के बाद कुछ जारावा लोग कभी कभी सड़क पर आने लगे। पर्यटक उन्हें खाना देते, फोटो खींचते, लेकिन ये बहुत खतरनाक साबित हुआ क्योंकि बाहरी लोगों के संपर्क से जारावा लोगों में बीमारियां फैलने लगीं। खांसी, बुखार, निमोनिया। उनके शरीर में इन बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं थी। कई लोग मर गए। और एक और खतरा था, शोषण का। कुछ बेईमान लोग जारावा महिलाओं और बच्चों का फायदा उठाने लगे, उन्हें शराब पिलाते, उनके साथ गलत करते। 2012 में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पर्यटक जारावा महिलाओं को नचाने के लिए मजबूर कर रहे थे, बिल्कुल जानवरों की तरह। ये वीडियो देखकर पूरी दुनिया में आक्रोश फैल गया। इसके बाद भारत सरकार ने सख्त कानून बनाए। अब जारावा के इलाके में जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। अंडमान ट्रंक रोड पर से गुजरते समय गाड़ी रोकना, फोटो खींचना, खाना देना, सब कुछ इल्लीगल है। लेकिन फिर भी कुछ लोग चोरी छिपे ऐसा करते हैं। अब चलते हैं एक और रहस्यमयी जगह की तरफ, रॉस आइलैंड। इस द्वीप को कभी पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। कल्पना कीजिए, 1900 के दशक में यहां भव्य इमारतें थीं, चर्च था, बाजार था, स्विमिंग पूल था, टेनिस कोर्ट था और यहां तक कि एक प्रिंटिंग प्रेस भी था। ये ब्रिटिश अफसरों का मुख्यालय हुआ करता था। जब सेलुलर जेल में भारतीय क्रांतिकारी यातनाएं सह रहे थे, तब यहां ब्रिटिश अफसर शैंपेन पीकर पार्टियां कर रहे थे। लेकिन आज अगर आप रॉस आइलैंड जाएंगे तो आपको सिर्फ खंडहर मिलेंगे। विशाल पेड़ों की जड़ें इमारतों को तोड़ती हुई, टूटी फूटी दीवारें और एक भयानक सन्नाटा। ये द्वीप अब एक घोस्ट टाउन बन चुका है। यहां कोई नहीं रहता, सिर्फ हिरण और मोर घूमते हैं। क्या हुआ यहां? कैसे एक जीवंत शहर रातों रात खंडहर बन गया? इसकी कहानी भी कम रोमांचक नहीं है। 1941 में जब जापानी आए तो उन्होंने रॉस आइलैंड पर भी कब्जा कर लिया। ब्रिटिश अफसर भाग गए और सब कुछ यहीं छोड़ गए। जापानी सेना ने यहां अपना ठिकाना बनाया, बंकर बनाए। लेकिन 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ और जापानी चले गए तो कोई वापस नहीं आया रॉस आइलैंड पर। धीरे धीरे प्रकृति ने अपना कब्जा वापस ले लिया। पेड़ उगने लगे, लताओं ने इमारतों को ढक लिया, जड़ों ने दीवारों को तोड़ दिया। आज ये द्वीप एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे प्रकृति इंसान से ज्यादा ताकतवर है। चाहे इंसान कितनी भी भव्य इमारतें बना ले, अंत में प्रकृति ही जीतती है। लोग कहते हैं कि रॉस आइलैंड में भूत रहते हैं। रात को अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई चल रहा हो। पुराने चर्च में कभी कभी घंटियों की आवाज सुनाई देती है, हालांकि वहां कोई घंटी है ही नहीं। कुछ पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक औरत को भटकते देखा है। माना जाता है कि वो एक ब्रिटिश अफसर की पत्नी की आत्मा है जो आज भी अपने घर की तलाश में भटक रही है। वैसे तो ये सब अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि रॉस आइलैंड पर एक अजीब सा एटमॉस्फेयर है। वहां जाकर आपको डेफिनेटली एक अलग ही अनुभव होगा, जैसे समय रुक गया हो, जैसे अतीत और वर्तमान मिल गए हों। और एक आखिरी रहस्य जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वाइपर आइलैंड। ये एक छोटा सा द्वीप है जहां सेलुलर जेल बनने से पहले कैदियों को रखा जाता था। यहां एक फांसी घर था जहां क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी। आज भी वो फांसी घर खड़ा है, टूटा फूटा लेकिन खड़ा है। स्थानीय लोग इस द्वीप पर रात में जाने से डरते हैं। कहते हैं कि यहां आत्माएं भटकती हैं, उन क्रांतिकारियों की आत्माएं जिन्हें यहां फांसी दी गई थी। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में किसी के रोने की आवाज सुनी है, किसी के चीखने की आवाज सुनी है। 2004 की सुनामी के बाद तो वाइपर आइलैंड का हाल और भी बुरा हो गया। बड़ी बड़ी लहरों ने यहां की कई इमारतों को बहा दिया। फांसी घर भी आधा टूट गया, लेकिन जो रस्सी वहां लटकती थी वो आज भी वहीं है, एक चुप गवाह उन सैकड़ों मौतों का। दोस्तों, अंडमान निकोबार का इतिहास सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक सबक है। सबक इंसानियत का, सबक क्रूरता का, सबक प्रकृति की ताकत का। आज जब हम अंडमान के खूबसूरत समुद्र तटों पर जाते हैं, नीले पानी में तैरते हैं, सूरज की रोशनी में मस्ती करते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इसी जमीन पर कभी हजारों लोगों ने अपनी जान दी थी, देश की आजादी के लिए, इंसानियत के लिए, सम्मान के लिए। सेलुलर जेल की वो कोठरियां आज भी खड़ी हैं,
उन्हें म्यूजियम बना दिया गया है। हर शाम वहां एक लाइट एंड साउंड शो होता है जहां उन क्रांतिकारियों की कहानियां सुनाई जाती हैं। अगर कभी आप अंडमान जाएं तो जरूर जाइएगा सेलुलर जेल, न सिर्फ एक पर्यटक की तरह बल्कि एक भारतीय की तरह जो अपने देश के इतिहास को जानना चाहता है। हम्फ्रेगंज में आज भी वो स्मारक है जहां 44 शहीदों को याद किया जाता है। हर साल 30 जनवरी को वहां एक श्रद्धांजलि समारोह होता है। लोग फूल चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं और उन निर्दोष लोगों को याद करते हैं जिन्हें बेवजह मार दिया गया था। और सेंटिनली व जारावा जनजातियों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये लोग हमारी विरासत हैं, हमारे अतीत का जीवंत प्रमाण हैं। अगर इन्हें बचाना है तो हमें इनसे दूर रहना होगा, इनकी प्राइवेसी का सम्मान करना होगा। भारत सरकार ने बहुत अच्छे कानून बनाए हैं इनकी सुरक्षा के लिए और हमें उन कानूनों का पालन करना चाहिए। रॉस आइलैंड आज एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन वहां जाकर आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे अहंकार का अंत होता है। ब्रिटिश साम्राज्य ने सोचा था कि वो हमेशा राज करेगा, कि उनकी इमारतें हमेशा खड़ी रहेंगी, लेकिन आज क्या है? सिर्फ खंडहर। इसलिए कहते हैं प्रकृति से बड़ी कोई ताकत नहीं। तो दोस्तों, ये थी अंडमान निकोबार के काले इतिहास की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें रुलाती है, गुस्सा दिलाती है, सोचने पर मजबूर करती है और साथ ही हमें गर्व भी दिलाती है उन वीर क्रांतिकारियों पर जिन्होंने इतनी यातनाएं सही लेकिन हार नहीं मानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम ऐसी रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको अंडमान के इतिहास के बारे में और क्या जानना है। क्या आप कभी अंडमान गए हैं? अगर हाँ तो अपना अनुभव शेयर कीजिए, और अगर नहीं गए हैं तो क्या अब जाने का मन कर रहा है? इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे देश का इतिहास हम सबको पता होना चाहिए। जितना हम अपने अतीत को जानेंगे उतना ही बेहतर भविष्य बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, अपने देश के इतिहास को कभी मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।